दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। आज की सारी खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिफेंस वर्ल्ड अफेयर्स खास करके चाइना के एयरबेस के ऊपर हमने वीडियो बनाकर आपको कल बताया था, उसका जवाब भारत की तरफ से किस तरह से सामने आया है विद प्रूफ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि हम दुनिया भर की टॉप 10 डिफेंस वर्ल्ड अफेयर्स की खबर डेली आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर भारत और फिलीपींस को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि हमें पता है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप पहुंचा दी है। साथ ही फिलीपींस की मरीन फोर्स को भारत के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल को यूज करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। वहीं पर मरीन फोर्स जो कि फिलीपींस की है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ब्रह्मोस की परफॉर्मेंस और ब्रह्मोस की ट्रेनिंग लेकर फिलीपींस की सेना पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही लाइव ड्रिल फिलीपींस के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस की नौसेना करने वाली है और ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो रीजनल प्लेयर है उनको अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका होगा। साफ है कि फिलीपींस का इशारा चीन की तरफ था। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की परफॉर्मेंस को देखकर हो सकता है कि आगे चलकर ब्रह्मोस के और ऑर्डर फिलीपींस की तरफ से भारत को मिल जाए, क्योंकि पहले भी रिपोर्ट सामने आई है कि फिलीपींस अपनी थल सेना के लिए भी ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहता है और एक बार सप्लाई पूरी होने के बाद इसके एडिशनल ऑर्डर फिलीपींस की तरफ से सामने आ सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को चीन के और भी पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस मिसाइल देकर चाइना के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए या फिर ये ज्यादा एग्रेसिव मूव होगा भारत की तरफ से? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों बांग्लादेश से सामने आ रही है। दरअसल भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से कई बार ये हिदायत बांग्लादेश को दी गई है कि वह हथियार वगैरह को लेकर चीन के ऊपर भरोसा न करे, लेकिन बांग्लादेश नहीं माना और वह चीन के हथियार वगैरह खरीदना जारी रखता है। लेकिन अब जाकर उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बांग्लादेश लंबे समय से चीनी हथियारों को खरीदता आया है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को लेकर सवाल समय समय पर उठते रहे हैं और अब जाकर बांग्लादेश की तरफ से कंप्लेन इन हथियारों को लेकर चीन को की गई है, जहां एक और बांग्लादेश की नेवी को चीन के द्वारा सप्लाई किए गए वेसल में कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके अलावा ऑफशोर पेट्रोल वेसल और कॉर्वेट में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को चीन के द्वारा भेजे गए F-7 फाइटर जेट और शॉर्ट रेंज एयर सिस्टम में भी टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ रहा है। साफ है दोस्तों, चाइनीज हथियारों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक वाली कहानी इन पर अप्लाई होती है। लेकिन बांग्लादेश नहीं माना, जिसका खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। यही कारण है कि हाल ही में बांग्लादेश की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि आगे चलकर वह भारत के ऊपर हथियारों के मामले में ज्यादा डिपेंड करेगा। बहरहाल इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों G7 समिट से सामने आ रही है और ये भारत के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। दरअसल आपको याद होगा कि G20 समिट के दौरान भारत ने IMEC प्रोजेक्ट का प्रपोजल सामने रखा था, जिसके ऊपर काम भी काफी तेजी से शुरू हुआ, लेकिन इजराइल हमास युद्ध की वजह से इस काम में बीच में थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब IMEC को लेकर G7 देशों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रमोट करने की बात कही है और जल्द से जल्द इस पर काम और तेजी से किया जाए, ये संकल्प G7 देशों ने मीटिंग में लिया है। आपको बता दें, IMEC कॉरिडोर चीन के BRI प्रोजेक्ट का एक अल्टरनेटिव या यूं कहे कि उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है और इस कॉरिडोर में मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक की काफी अहम भूमिका होने वाली है। साथ ही अमेरिका भी इस कॉरिडोर में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट लेकर सामने आ रहा है। यही कारण है कि G7 देशों द्वारा IMEC पर लिया गया ये फैसला काफी ज्यादा मायने रखता है। बहरहाल बढ़ते हमारी चौथी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा बड़ी है। वहीं भारत द्वारा यूक्रेन के पक्ष में लिया गया सबसे बड़ा फैसला भी है। दरअसल जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि स्विट्जरलैंड में एक पीस समिट रूस और यूक्रेन को लेकर होने वाली है और इस समिट में भारत की तरफ से मंजूरी भी दी गई है। ऐसे में सभी मीडिया संस्थानों में इस समय भारत की चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबल साउथ एशिया से केवल भारत ही वह देश है जो कि इस पीस समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है। वहीं पर इस
इस पीस समिट में 90 से ज्यादा देश हिस्सा लेने के लिए कंफर्मेशन दे चुके हैं। इसके अलावा इस पीस समिट में रशिया को इनवाइट नहीं किया गया है। साथ ही चीन और पाकिस्तान ने इस पीस समिट से किनारा कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर चीन का तो रीजन समझ में आता है कि रूस उसका एक मित्र देश है, ऐसे में रूस को इनवाइट नहीं किया गया तो चीन भी नहीं जा रहा। लेकिन पाकिस्तान का हैरान करने वाला ये डिसीजन है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हथियार वगैरह भी यूक्रेन को पहुंचाए गए हैं। ऐसे में यूक्रेन के पीस समिट में पाकिस्तान का न होना एक बार फिर से पाकिस्तान की कंफ्यूजिंग डिप्लोमेसी को दिखाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर कई मीडिया एक्सपर्ट मजाक भी उड़ा रहे हैं कि पाकिस्तान केवल उसी तरफ जाता है जहां उसे डॉलर मिलते हैं और उन्हें पता है कि इस समिट में उनका तो कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए उसने इस समिट से अपने आप को किनारा कर लिया है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से चीन ने इस समिट में जाने से इनकार किया है, क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए था या फिर भारत ने ये सही कदम लिया है पीस समिट में जाकर? क्योंकि भारत ऑलरेडी काफी समय से बोल रहा है कि बातचीत के जरिए ही मामले को सुलझाना चाहिए। ऐसे में भारत का जाने का फैसला सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका से सामने आ रही है, क्योंकि यूएस कांग्रेस का एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन इस समय भारत के दौरे पर आ रहा है और जो इनका मेन एजेंडा है वह भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा एजेंडा है वह बेहद ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वह एजेंडा तिब्बत है। ये डेलीगेशन तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगे, जो कि चीन के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि चीन तिब्बत और ताइवान मुद्दे पर किसी भी देश की दखलंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और सभी देशों को वन चाइना पॉलिसी के लिए बाध्य किए हुए है। ऐसे में इस डेलीगेशन का दलाई लामा से मिलना चीन के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होगा। अब दोस्तों, अगर इस डेलीगेशन में हम गौर करें तो कौन कौन भारत आ रहा है, तो आपने नैन्सी पेलोसी का नाम जरूर सुना होगा, वह भारत आ रही है। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस से भी हाई रैंक नेता भारत आ रहे हैं। एक तरफ चीन के साथ गर्म माहौल है तो दूसरी तरफ अमेरिका का हाई प्रोफाइल डेलीगेशन का भारत आना और भारत में दलाई लामा से मुलाकात करना, ये आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि चीन की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन सामने आता है। बहरहाल बढ़ते हमारी छठी खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच एयरलाइन सेक्टर में शुरू हुए एक कंट्रोवर्सी को लेकर है, जिसका समाधान अब निकाला जा चुका है। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रैट एंड विटनी इंजन जो भारत के अंदर मौजूद इंडिगो यूज करती है, अब इस इंजन में एक बड़ी खराबी पाई गई है, जिसके कारण एयरबस के भी काफी सारे विमान को ग्राउंडेड किया गया है। वहीं पर इंडिगो के भी 70 जेट को इसी वजह से ग्राउंडेड किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके इंजन में पाउडर मेटल डिटेक्ट हुआ है, जिसके कारण चलते हुए विमान में खराबी आने की संभावना काफी ज्यादा है। यही कारण है कि इंडिगो को अपने 70 विमान को ग्राउंडेड करना पड़ा। इसके साथ ही एयरबस को भी अपने काफी सारे फाइटर जेट को ग्राउंडेड करना पड़ा। अब भारतीय कंपनी को हुए इस नुकसान की भरपाई करने के लिए ब्रैट एंड विटनी ने कंपेंसेशन देने का अनाउंसमेंट किया है। हालांकि ये कंपेंसेशन कितना है, इसके ऊपर कोई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। हालांकि दोस्तों, इंजन में हुई इस समस्या की वजह से इतने सारे एयरक्राफ्ट यानी 70 की संख्या में ग्राउंडेड होना पड़ा। ये भारत के लिए एक संकेत है कि अगर भारत जल्द से जल्द अपना स्वदेशी फाइटर जेट का इंजन भी नहीं बनाता, तो कल को फाइटर जेट इंजन में भी कोई खराबी आती है तो हमें अपने फाइटर जेट के इंजन की प्रॉब्लम की वजह से अपने फाइटर जेट को भी ग्राउंडेड करना पड़ सकता है। और वह जब तक सही नहीं होगा, जब तक अमेरिका सही नहीं करता, तब तक वह एयरक्राफ्ट उड़ नहीं पाएगा। यही कारण है कि भारत को इन क्षेत्र में जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना बेहद जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की 7वीं खबर की तरफ। दोस्तों, इस खबर को बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये खबर पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए इस खबर से भारत की सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है। दरअसल हाल ही में ये रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन भारत से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर एक एयरबेस का निर्माण कर रहा है, जिसे जरूरत पड़ने पर अपनी सेना के लिए हथियार वगैरह की सप्लाई तेजी से की जा सके। इस खबर के ऊपर हमने कल ही वीडियो बनाकर आपको बताया था। वहीं पर अब एक और सैटेलाइट इमेज सामने आई है और इस सैटेलाइट इमेज से पता लगा है कि लेह एयरबेस जो लद्दाख में है, उसके दूसरे एयर स्ट्रिप का कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से भारतीय सेना द्वारा शुरू कर दिया गया है और ये तकरीबन 40% कंप्लीट हो चुका है। वहीं पर ये ऑलमोस्ट 2000 मीटर का रनवे होने वाला है। वहीं जो पहले रनवे ऑलरेडी वहां पर मौजूद है वह 3225 मीटर का है। यह एयर स्ट्रिप भारत के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एलएसी और सियाचिन ग्लेशियर पर निगरानी के लिए इस एयर स्ट्रिप का बहुत बड़ा रोल है। यही कारण है कि दूसरा एयर स्ट्रिप एलएसी से इतना करीब भारत बना रहा है। साफ है दोस्तों, इस समय भारत पूरी तरह से चीन के कंस्ट्रक्शन को मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी आज की 8वीं खबर की तरफ। यह
खबर भी दोस्तों फिलीपींस से सामने आ रही है, जहां पर एक सैटेलाइट इमेज से ये पता लगा है कि ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल के लिए फिलीपींस एक अंडरग्राउंड बेस का निर्माण कर रहा है। वहीं इस बेस के बन जाने के बाद ब्रह्मोस की 3 बैटरीज को यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। इसके साथ ही फैकल्टी भी जो इसे ऑपरेट करेंगे वो यहां डिप्लॉय होंगे और ये फिलीपींस की सेना के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। अगर उसे चाइना को काउंटर करना है तो अपनी ताकत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा। हालांकि ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी से अच्छी तरह से चीन वाकिफ है और उम्मीद है कि ब्रह्मोस की डिप्लॉयमेंट के बाद चीन फिलीपींस को परेशान ना करे। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं आज की नवी खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान दिया था कि जब तक भारत के पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते तब तक टेररिज्म बंद नहीं हो सकता। अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन उमर फारूक ने अपील की है कश्मीरी पंडितों से कि वे वापस कश्मीर में आए और जो हमारे ब्रोकन रिलेशन है उसको दूर किया जाए। ये वही लोग हैं जो इतने सालों तक कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुआ था उसके ऊपर चुप थे, लेकिन आज जब इन्हें पता लग रहा है कि कश्मीर में आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा जा रहा है और इनका जो धंधा पानी पाकिस्तान से आता था या फिर भारत में मौजूद गद्दारों से आता था वह बंद हो चुका है, तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से की जा रही है। उनके इस स्टेटमेंट पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। यह खबर दोस्तों ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग को लेकर सामने आई है। दरअसल जब भारत में चुनाव खत्म हुए और जब रिजल्ट सामने आया और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो ऐसा लगा कि शायद पीएम मोदी की छवि पहले जैसी नहीं रही। लेकिन इस समय जो अप्रूवल रेटिंग सामने आई है उसमें पीएम मोदी को एक बार फिर से दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया है। यहाँ तक कि मेलोनी और बाइडेन भी पीएम मोदी से पीछे दिखाई दिए हैं। नरेंद्र मोदी 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ नंबर 1 पर दिखाई दिए। वहीं पर इस पूरी लिस्ट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस रेटिंग में 12वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।